सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो देखिए, इस क्लास में हम सभी ठीक है डिस्कस करेंगे जो आपका एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स का है ना, हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी मीडियम में जो आपका बुक आता है हमारा एनसीईआरटी फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट, उसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है ना, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बाकी आपको सारी चीज़ें इससे रिलेटेड पता चलेंगी, जो बुक में जो टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में आप लोग अच्छे से जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हमारे इस चैप्टर में, हम बेसिकली इस चैप्टर में है ना, इस पार्ट में केवल और केवल हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के ही बारे में डिस्कस करेंगे और जो चीज़ें हैं हम उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी प्रॉब्लम हो आप बाद में इसको आप बताएंगे और आपको इसमें तरीके भी पता चलेंगे कि कैसे आपको आपके चैप्टर्स को समझना है ना, कैसे जो है यहाँ पे जो कंसेप्ट दिया हुआ है उसको आपको जानना है, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ें आपके बुक्स में दी हुई हैं वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। और अगर बुक्स की चीज़ें आपको क्लियर हो जाए तो आप आसानी से सारे जो चैप्टर के प्रश्न हैं वो भी आप साथ साथ सॉल्व कर पाएंगे और न्यूमेरिकल भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे हम भूमिका की बात करते हैं और आपके इस चैप्टर में बेसिकली मुश्किल से 16 हेडिंग होगा, ठीक है। हम इसको बोर्ड पर भी सॉल्व अच्छे से पढ़ा कर आपको वीडियो देने की कोशिश करेंगे, क्लास देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम केवल आपको PDF वाइज आपको डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। जैसे पहला जो हेडिंग है, हम हेडिंग वाइज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहला जो हेडिंग है वो भूमिका है, ठीक है। और इसमें चीज़ें आपको पता ही है कि हिंदी लैंग्वेज में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, चीज़ें समझ में आती हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हम सभी विशेषकर जैसे शुष्क मौसम होता है तो उसमें स्वेटर हो गया या संश्लिष्ट जो वस्त्र होते हैं है ना, उसको शरीर से उतारते समय हम कई तरह की आवाज़ें सुनते हैं, जैसे चट की आवाज़ें होती हैं है ना, चिंगारियाँ हम देखते हैं, वो सारी चीज़ें देखने को हमें मिलता है। तो ये जो चीज़ है वो हमें क्या, हम कभी इसके बारे में इसको फाइंड आउट किए कि क्या होता है ना, आखिर ये क्यों होता है। तो ये जो रीज़न है ये हमें बताता है विद्युत विसर्जन के बारे में, मतलब विद्युत से रिलेटेड यहाँ पे एक परिघटना हमें देखने को मिलती है। एक अन्य सामान्य उदाहरण भी हमें देखने को मिलता है, जैसे आपने देखा होगा आकाश में जो गर्जन होता है उस समय हमें जो है लाइटनिंग तड़ित दिखाई देता है, ठीक है, लाइट दिखाई देता है। तो यहाँ पे विद्युत झटके के संवेदन का अनुभव हमें उस समय भी हम देख पाते हैं जब हम जैसे दरवाज़ा खोलते हैं, किसी कार का दरवाज़ा खोलते हैं जो कि एक धातु का बना हुआ होता है, ठीक है, मेटालिक बॉडी होती है। या हम जैसे अपने बस की सीट पर बैठे होते हैं, अचानक से हम लोहे के छड़ को यहाँ पे जब छूते हैं तो वहाँ पे कुछ हमें वैद्युत एक उत्सर्जन टाइप का हमें महसूस होता है, वैद्युत का अनुभव होता है, संवेदन का अनुभव होता है। ये सभी अनुभव के जो होने का कारण है वो शरीर से होकर एक वैद्युत आवेश का विसर्जन होता है और उसी के कारण ये सारे परिघटनाएं हमें देखने को मिलता है, जो कि विद्युत रोधी पृष्ठों पर रगड़ के कारण एकत्र हो जाते हैं। उन आवेशों के कारण हमें ये परिघटनाएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से आप ये चीज़ भी जान गए हैं कि कुछ हमें इस चैप्टर में ये भूमिका है, भूमिका मतलब कि हमें जो है विद्युत के बारे में कुछ चीज़ें पता चलेंगी। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि हमें इस चैप्टर में वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है और वैद्युत आवेश जो कि स्थिर होते हैं, ऐसे आवेश जो कि स्थिर होते हैं, या वैद्युत आवेश को यहाँ पे स्थिर वैद्युत ब्रैकेट में भी बोला गया है। तो इसके कारण उत्पन्न होने वाले जितने भी प्रभाव होते हैं उनके बारे में हमको इस अध्याय में पढ़ना है, जानना है, ठीक है ना। क्या होता है आवेश, क्या होते हैं आवेश से बल भी लगते हैं है ना, आवेश के जो बल लगते हैं, आवेश में क्षेत्र भी एक निश्चित क्षेत्र में वो बल काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पार्ट में, इस अध्याय में आपको देखने को मिलेगा। और इस अध्याय तथा अगले अध्यायों में जो भी आपके आने वाले चैप्टर्स हैं वहाँ पर भी इसके बारे में डिस्कशन आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे हम बोल रहे हैं कि स्थिर वैद्युत है, तो स्थिर से यहाँ पे तात्पर्य आप समझ पा रहे हैं कि स्थिर का मतलब जो कि समय के साथ परिवर्तित ना हो, ठीक है, और गतिमय मतलब ना हो, हम ये बोल सकते हैं। जो गतिमय नहीं होता है वही स्थिर होता है। तो यहाँ पे एक शाखा की बात की जाती है जो कि स्थिर वैद्युतिकी होती है और इस शाखा के अंतर्गत हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभव के विषय में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हल्के फुल्के आपको इंट्रोडक्शन में चीज़ें बताई जाती हैं कि क्या है, डेली लाइफ में कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, उनसे रिलेट करेंगे। और यहाँ पे आपको भूमिका में एक हेडिंग बताया गया है जो कि है आपका स्थिर वैद्युत,
है ना, जो कि स्थिर वैद्युतिकी की एक शाखा होती है भौतिकी की, जिसमें हम लोग स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभवों के विषय में अध्ययन करते हैं। और इसी को हम लोग स्थिर वैद्युतिकी या कभी कभी हम लोग इसको वैद्युत स्थितिकी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप समझ पा रहे होंगे, और ये बुक्स में दी होती हैं। बेसिकली अगर हम बोर्ड पे इसको बताएं तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और बेसिकली बुक्स में अगर आप देखेंगे तो इसमें तुरंत समझा देता है। बोर्ड पर बताने में केवल और केवल समझाने पर ही टाइम लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडिंग की तरफ। अभी जो बुक में दिया हुआ वही हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, बाकी जो डाउट होगा आप लोग बताएंगे। जो अगला यहाँ पे हेडिंग है वो है वैद्युत आवेश। तो चलिए वैद्युत आवेश के बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री की बात करें, है ना, तो हिस्ट्री में हमें कुछ चीज़ें जानने को मिलती हैं, आप लोग को मालूम होगा। अगर हम इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि इंडिया की डिस्कवरी कैसे हुई। वैसे ही हम वैद्युत आवेश को जानने वाले हैं। इस चैप्टर में वैद्युत आवेश का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो इतिहास की अगर हम बात करें तो 600 ईसा पूर्व की यह बात है, और यह बात बहुत ही मतलब जानी पहचाना है कि जो वैद्युत आवेश का जो खोज है, इनका जो श्रेय है वो ग्रीस देश के एक मिलेटस के एक निवासी थे, उनको इनका श्रेय जाता है। ठीक है, और उन्होंने किया यूँ था कि उन्होंने ऊन या कोई रेशमी वस्त्र जो था, ठीक है, उनको रगड़ा था, और इस वजह से उनको एक वहाँ पे गुण दिखाई दिया था, जिससे क्या हुआ था, हल्की जो वस्तु होती थी वो एक दूसरे को आकर्षित करते थे, है ना। और ये क्यों हुआ, तो उन्होंने ही इस चीज़ को बताया कि यह एम्बर के ही कारण होता है। एम्बर, यहाँ पे एम्बर का जो अर्थ है, ये एम्बर ग्रीक भाषा है और इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉन, या इसको हम आवेश भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी शब्द का जो है प्रयोग किया गया था, और ग्रीस की भाषा में इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न जो यहाँ पे नाम था वो था आपका एम्बर। ठीक है, तो उस समय पदार्थों के ऐसे बहुत से मतलब चीज़ें हमें मालूम थी, पेयर्स हमें जोड़े पता थे, जो कि आपस में जब रगड़े जाते थे तो उनसे आवेश जो है हमें मिलता था। जैसे भूसे के तिनका हो गया, या कोई सरकंडा का गोली हो गया, ठीक है, या कागज़ के छोटे टुकड़े हो गए, या कोई भी हल्की वस्तुएं ऐसे हमें दिखती थी, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करने लगती थी, और वहाँ पे हमें इस गुण का अनुभव होता था। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं। फिगर है कि छड़ को दिखाया गया, जो कि सजातीय है, एक जाति के हैं। तो सजातीय जब होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जब विजातीय होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, आप फिगर में भी देखेंगे, जैसे यहाँ पे रेशम का धागा है, कांच की छड़ है, तो एक दूसरे को वो प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे वो, है ना, एक दूसरे को धक्का देंगे। जबकि अगर माइनस माइनस प्लस प्लस दोनों के लिए ये बातें हैं, रेशम का धागा और प्लास्टिक की छड़, ठीक है ना, पदार्थ का कुछ जोड़ों के लिए ये नियम लागू होता है, और हल्के वस्तु के लिए ये होता है, हमें ये बल अनुभव हो पाता है। ठीक है, बाकी अगर सेम होता है तो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जो वस्तुएं होती हैं। तो ये भी चीज़ हम पाते हैं कि अगर ऊन या रेशम का कपड़ा है ना, उससे रगड़ी हुई कोई कांच की छड़ है, और उसको एक दूसरे के निकट लाया जाता है, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो बस एग्जाम्पल में है, आप चीज़ों को समझें। मेन यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि अगर कोई भी चीज़ रगड़ा जाता है, उनके अंदर एक गुण उत्पन्न हो जाता है, और वही गुण हमारा वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है ना, और वे गुण दो तरह के हो सकते हैं, वो धनात्मक आवेश भी हो सकता है और वो ऋणात्मक आवेश भी हो सकता है। तो ऊन की यहाँ पे, जैसे ऊन का एग्जांपल हमने लिया, तो ऊन की जो है हमारी बॉडीज़, ठीक है, या रेशम का जो कपड़ा है, वे जो टुकड़े हैं, उन छड़ों को जब रगड़ा गया था तो वे एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, है ना। आपने और भी बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे डेली लाइफ में। और जो कांच की छड़ है या जो ऊन है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे बिल्ली का समूह से रगड़ा हुआ जो प्लास्टिक की छड़ें हैं, है ना, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर हम बिल्ली का जो बॉडीज़ का जो हेयर है ना, उसको अगर हम देखें तो उसको आकर्षित करता है। इसके विपरीत अगर हम प्लास्टिक की छड़ की बात करें तो कांच की जो छड़ें होती हैं उनको आकर्षित करती है। तो ये बहुत सारी बॉडीज हमें देखने को मिलती हैं। तो इस हेडिंग में हमको बस जानना क्या है, वैद्युत आवेश के बारे में। तो जो कहानियाँ हैं वो भी जाननी जरूरी होती हैं। तो जो सिल्क या ऊन जो हो गया, उनका जो कांच की छड़ को रगड़ा गया था वो प्रतिकर्षित करती है, ये भी चीज़ हमें देखने को मिलता है। और जो कांच की छड़ है, वो जो कैट्स का जो फर होता है उसको वो प्रतिकर्षित करती है। तो और भी बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं ना, वर्षों के प्रयास हुए, ठीक है, सावधानीपूर्वक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और अलग अलग चीज़ों के बाद हमें
ये भी पता चल गया कि आखिर ये किस कारण होता है। ठीक है, बहुत से वैज्ञानिक जो थे उन्होंने सावधानी पूर्वक जो है सारी अध्ययन को किए। ठीक है, और उसके पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि एक ऐसी राशि होती है जिसे वैद्युत आवेश कहते हैं। जैसे हमने अभी नाम हेडिंग बोला, ठीक है ना, वैद्युत आवेश। और यह जो है केवल 2 प्रकार के ही हो सकते हैं, प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं। ठीक है, तो वैद्युत आवेश कहलाने वाली राशि के केवल 2 प्रकार ही होते हैं। और हम कहते हैं कि जो प्लास्टिक एवं कांच की छड़ है, रेशम या समूर या सरकंडे की गोलियां, जो भी आदि पिंड, हम कहेंगे कि वो विद्युन्मय हो गया, यानी उस पर आवेश आ गया है ना, उस पर विद्युत कहीं ना कहीं से विद्युत का गुण आ गया है। रगड़ने पर ये वैद्युत आवेश अर्जित कर लेते हैं। मतलब जब हम इसमें रबिंग करते हैं, ऑलरेडी उसके अंदर वो गुण होता है पहले से ही, लेकिन जब हम रगड़ते हैं तो वो गुण जो है ज़्यादा निखर जाता है। ठीक है, और रगड़ने पर ये वैद्युत आवेश अर्जित कर लेते हैं। और आवेश जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, तथा हम ये पाते हैं कि जो सजातीय आवेश होते हैं एक जैसे जो होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा जो विजातीय होते हैं जो कि एक जैसे नहीं होते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो वह गुण जो 2 प्रकार के आवेशों में भेद करता है, यह जो गुण, अगर आपसे पूछे कि इस गुण को क्या बोलते हैं, क्यों ये दोनों डिफरेंट हमारे आवेश, क्योंकि अभी हमने आवेश की बात की, अभी इसके और भी शुद्ध परिभाषा की हम बात करेंगे। तो ये गुण क्यों, मतलब इनको क्या डिस्क्वालीफाई कर रहा है, तो ये आपका ध्रुवता कहलाता है। ठीक है ना, मतलब हम कहेंगे कि एक दोनों का ध्रुव अलग अलग है। ठीक है ना, दोनों के बीच अंतर ध्रुवता ही बताता है। ठीक है, ध्रुव जो मतलब प्लस माइनस वही ध्रुव है हमारा। तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ एक प्रकार का आवेश अर्जित करता है। ठीक है, और रेशम जो है दूसरे प्रकार का आवेश अर्जित करता है। और यह उन सभी वस्तुओं के युगल एक जोड़ा बनाता है, उन सभी के लिए सत्य है जो कि विद्युन्मय होने के लिए परस्पर रगड़े जाते हैं। मतलब कोई भी अगर 2 जोड़े में कोई भी 2 वस्तु रगड़ी जाती है और वो आवेशित हो जाता है, तो वहाँ पे दोनों के अंदर कुछ ना कुछ ध्रुवता आ जाती है, और वो सभी के लिए ये बातें सत्य होंगी। और यदि विद्युन्मय कांच की छड़ को उस रेशम के संपर्क में लाते हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर हम पहले से ही किसी को विद्युतमय कर दिए, उसमें आवेश को प्रवाहित कर दिए, और उसको हम रेशम के या किसी और अन्य पिंड के संपर्क में लाते हैं, तो वहाँ पर हम देख पाएंगे कि वहाँ पर हमें कुछ गुण नहीं दिखाई देता, या आवेशित होने का गुण नहीं दिखाई देता, या आकर्षित होने का गुण नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे हमें अवधारणाओं को जानना है। और ये अब अन्य हल्की वस्तुओं को भी आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित नहीं करते, जैसा कि विद्युन्मय होने पर कर रहे थे। इस प्रकार रगड़ने के पश्चात वस्तु द्वारा अर्जित आवेश आवेशित वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाने पर लुप्त हो जाता है, ये भी हम देख पाते हैं। ठीक है ना, और इन प्रेक्षणों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, क्या, जैसे हम ये बता सकते हैं, हम केवल यही नहीं बताएंगे कि वस्तुओं द्वारा अर्जित विजातीय आवेश एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए एक हमारे मतलब प्लस माइनस मिल के 0 ही हो जाते हैं, केवल यही नहीं है। और इस चीज़ को ऐसा होता है, लेकिन इसको बताने के लिए हमारे वैज्ञानिक आए हुए हैं, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने ये बात बताया कि आवेशों को धनात्मक या ऋणात्मक कहते हैं इसी गुण के कारण, क्योंकि जब 2 आवेश जो हैं विपरीत जो होते हैं, जब पास पास मिलते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस चीज़ को भी बताया था कि हाँ, एक और आवेश हमारा आ गया जो कि उदास होता है, हमारा जो पदार्थ है वो उदास है। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक मिल के हमारा शून्य बना देता है। तो परिपाटी हमारी यही बताती है कि कांच की जो छड़ होती है, या हमारा जो बिल्ली का समूह है, उस पर धनात्मक आवेश का उस पर होता है, या वो धनात्मक आवेश कहलाता है, उस पर जो आवेश होता है। और जो प्लास्टिक छड़ है या जो रेशम का जो होता है बॉडी, हमारा पिंड, उसको हम कह देंगे कि वो हमारा ऋणात्मक, उस पर जो आवेश आया है वो ऋणात्मक होता है। तो जब किसी भी वस्तु पर कोई आवेश होता है तो वह वस्तु विद्युन्मय अथवा हम कहेंगे कि वो आवेशित आविष्ट होकर ही जाती है। और जब उस पर कोई आवेश नहीं होता है तो हम कहेंगे उस पर वो अनावेशित है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो आवेशों की यहाँ पे उपस्थिति जो है, ठीक है ना, आवेशों की उपस्थिति के बारे में जानने के लिए, अगर मान लीजिए हमें पता लगाना है कि कोई पिंड है उस पर आवेश है कि नहीं है, तो उसकी सूचना के लिए, उसके संसूचन के लिए हमारे पास एक सरल उपकरण होती है, जो कि जिसको हम लोग स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहते हैं। इसका अभी चित्र भी हम दिखाते हैं। और इस चित्र में आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा, उस बॉक्स में एक धातु की एक छड़ होगी, है ना, सीधी खड़ी रहेगी उसमें, और निचले सिरे से सोने के एक वर्क की 2 पट्टियाँ उसमें बंधी होती हैं। और जब कोई भी एक आवेश हम उस पर देते हैं उस धातु की छड़ पर, तो वो धातु की छड़ से होते हुए जो आवेश होता है वो सोने के वर्क की 2 पट्टियों पर जाता है
और वहाँ से वो जो सोने की दो पट्टियाँ जो होती हैं वो एक दूसरे से हट जाती हैं, ठीक है ना, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो आवेश है उस पर दिया हुआ है, ठीक है ना, हमने उसको आवेश दिया हुआ है। और आवेश जितना अधिक होता है वक्रों या हम बोल सकते हैं वर्कों के निचले सिरों के बीच उतनी ही दूरी अधिक हो जाती है। मतलब यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ आवेश मिला है और आवेश की मात्रा पहले कितनी थी और बाद में आवेश जो दिया गया उसकी मात्रा कितनी थी। उसका एक संसूचक है, एक तरह का यंत्र है, ठीक है ना, विद्युतदर्शी, साधारण विद्युतदर्शी जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे देख भी लेते हैं, आप फिगर भी देख सकते हैं। यह आपका फिगर है जिसमें धातु की एक गुंडी है, धातु की छड़ है, रबड़ है ना, कांच की खिड़की है, स्वर्ण पत्र है। फिर यहाँ पे एक आप अपना एक खुद का अपना बना सकते हैं बॉटल यूज़ करके, ठीक है, ये भी एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी पदार्थ, परमाणु और जितने भी हम जानते हैं, है ना, मॉलिक्यूल, एटम, हमको पता है वो एक एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना, वो तत्वों से मिलकर बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने, अणुओं से मिलकर बने हैं, परमाणु से मिलकर बने हैं। तो जो वस्तुएं होती हैं वो सामान्यतः उदास होते हैं, मतलब उन पर कोई आवेश नहीं होता और उन पर आवेश तो होते हैं लेकिन, है ना, वो बिल्कुल ही बैलेंस होते हैं, बिल्कुल ही संतुलित होते हैं। और जो अणु होते हैं, ठीक है, उनको अंदर एक बल काम करता है, उन जो अणु को बांधे रखा है वो बल, वहाँ पे अंदर फोर्सेस भी, बल भी काम करते हैं, आणविक बल भी काम करते हैं, ठीक है। और ठोसों में परमाणु को एक साथ थामे रखने वाले बल बहुत सारे हैं, जैसे गोंद का असमंजक बल हो गया, पृष्ठ तनाव से संबद्ध बल, और भी बहुत से बल मतलब हमारे होते हैं, जो कि आप देखेंगे, आपको इसके बारे में पता होगा, ये बल काम करते हैं। और यहाँ पे इन सभी बल की जो प्रकृति होती है वो वैद्युतीय ही होती है, मतलब वो भी कहीं ना कहीं आवेश के कारण, लगने वाले बल के कारण ही अपने आप को संतुलित किए हुए हैं। और ये जो आवेशित कण, क्योंकि हमको पता है हर कण कहीं ना कहीं अपने आप में आवेशित हो सकता है, ठीक है, वो होता है, ठीक है ना। तो ये आवेशित जो कण होते हैं, इनके बीच जो लगने वाले हमारे जो विद्युत बल होते हैं, इन्हीं से उत्पन्न होते हैं ये जो आवेश कण होते हैं या आवेश जो होते हैं, ठीक है। और इस प्रकार हम ये कहते हैं कि विद्युत चुम्बकीय बल सर्वव्यापी है। और आप ये जानेंगे भी कि गुरुत्वाकर्षण बल से भी जो बड़ा होता है वो हमारा विद्युत चुम्बकीय बल होता है। और विद्युत चुम्बकीय में एक हमारा जो बल होता है वो विद्युत बल होता है, मतलब विद्युत बल का या स्थिर वैद्युतिकी बल भी हम बोल सकते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल होता है, वो बहुत सर्वव्यापी है ना, उसका बहुत ही ज़्यादा व्यापकता है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि इसी चीज़ के बारे में, मतलब इसी भौतिकी की इसी शाखा के बारे में हमें इस अध्याय में जानना, और पूरी किताब में भी हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अभी हम केवल इस चैप्टर की बात कर रहे हैं और इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं इस हेडिंग में। जैसे अभी हम विद्युत आवेश हेडिंग की बात कर रहे हैं, तो इसकी परिभाषा कहीं ना कहीं हमने बता दिया है कि विद्युत आवेश क्या होता है। जब भी दो पिंड आपस में रगड़े जाते हैं तो उन पिंडों को आपस में रगड़ने के कारण दोनों पिंडों पर एक प्रकार का गुण आ जाता है और उसी गुण को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। और हम कहते हैं कि वो जो हमारा पिंड है वो क्या हो गया, आवेशित हो गया है ना। और उन पर हम एक पिंड कहेंगे कि एक पिंड धनात्मक आवेश आता है और एक पिंड ऋणात्मक आवेश आता है, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें हम बता सकते हैं, ठीक है, आपको अपने शब्दों में ही बताना होता है। और किसी यहाँ पे आगे कुछ और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि जैसे कोई उदासीन वस्तु है हमारे पास, कोई ऐसा वस्तु जिस पर कोई आवेश ही ना हो, उस पर भी हम चाहें तो आवेश ला सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हमको पता है कि हर उदास वस्तु में दो आवेश होता ही होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो अगर दोनों में से कोई भी एक आवेश लाना है तो एक आवेश को हटाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। और वह आवेश हटाने के लिए या तो हमें उसको अधिक करना होगा इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, या तो हमें उसको इलेक्ट्रॉन से क्या करना होगा, कम करना होगा, है ना, अभाव उसमें लाना होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश का, ठीक है। तो ठोसों में हमें ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में कम से कम कसकर आबद्ध होने के कारण, मतलब उसका जो बल लगता है न्यूक्लियस से, नाभिक से, वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो मेन हमारा विद्युतता में हमारा जो रोल होता है, भूमिका होता है, वो इलेक्ट्रॉन का ही होता है। तो आवेश वे आवेश हमारे होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ही हमारे वे आवेश होते हैं जो कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी हम आगे भी ये चीज़ देखेंगे कि हाँ, कोई भी आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के ही रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार कोई भी वस्तु अपने कुछ इलेक्ट्रॉन खोकर धनावेशित हो जाती है ना। अगर आप अपना कुछ आवेश दे देते हैं किसी को, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं किसी को, तो आपके पास प्लस आ जाएगा, है ना। या कोई इलेक्ट्रॉन ले लिया जो लेता है
ठीक है, उस पर हम माइनस आवेश ला देते हैं, या हम बोल देंगे कि वो ऋण आवेशित है और जो दिया हुआ है वो धनावेशित है। ठीक है, तो इस प्रकार किसी भी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देकर हम ऋणावेशित और धनावेशित बना सकते हैं। तो जब हम कांच की छड़ को रेशम के छड़ से रगड़ते हैं, हमने अभी देखा था, तो छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार छड़ धनावेशित हुआ और हम देखे हैं कि रेशम ऋणावेशित हो जाता है। तो रगड़ने की प्रक्रिया में कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता है, साथ ही स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में एक बहुत छोटा अंश होता है। हमें ये भी पता है, मतलब हम ये कहेंगे कि जो जितना आवेश उत्पन्न हुआ है, हमने क्या बोला कि इस रगड़ने की प्रक्रिया में, मतलब साथ ही साथ जो स्थानांतरित हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या स्थानांतरित हुई है वो वस्तु में उपस्थित संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से वो बहुत ही क्या होती है, उसकी तुलना में बहुत ही छोटा अंश होता है। अभी आगे आप जब प्रश्न हल करेंगे तो उसमें भी आपको चीज़ें बताई जाती हैं कि केवल और केवल एक कूलाम जो आवेश होता है वो बहुत बड़ा आवेश है, और उसी को केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक पिंड से दूसरे पिंड में, है ना, स्थानांतरित करने में 200 साल लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो कुल मिला जुला कर यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो हमारे आवेश होते हैं वो संरक्षित रहते हैं, आवेश को ना बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है, केवल और केवल उनको एक बॉडी से, एक पिंड से दूसरे पिंड की ओर हस्तांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम केवल और केवल इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये है कि आपको तरीका पता हो चीज़ों को कैसे समझना है। बुक्स, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, एज ए स्टूडेंट आपको बुक्स की चीज़ें समझनी नहीं आती, और मेन यहाँ पे एनसीईआरटी है। एक बुक अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको सारे बुक्स अच्छे से तैयार हो जाएंगी। ठीक है ना, तो और बुक्स भी कैसे, एक चैप्टर अगर अच्छे से आप तैयार करते हैं तो सारे चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम केवल और केवल आपको तरीका बता रहे हैं कैसे चीज़ों को समझना है। ठीक है, जितना हम आपको समझा सकते हैं। तो ये हेडिंग में हमने आपको बताया कि आवेश क्या होते हैं, आवेश के बारे में हमने समझाया, और इस चैप्टर में मुश्किल से आपको 16 हेडिंग देखने को मिलेंगी इस विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में। ठीक है ना, तो 1 बाय 1 आप सारे हेडिंग्स को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला जो है, यहाँ पे चालक तथा विद्युत रोधी। और देखिए, कभी भी कोई हेडिंग अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो आप हेडिंग से ही बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हैं, और हेडिंग मेन आपका पूरा मोटिव आपके हेडिंग के ही ऊपर रहता है, पूरा आपका फोकस जो है आपके हेडिंग पर ही रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे चालक है और विद्युत रोधी है, विद्युत रोधी को हम कुचालक भी कह सकते हैं। तो इस हेडिंग में आपको चालक और कुचालक के बारे में पढ़ना। अभी आपने आवेश के बारे में समझा, भूमिका हमने बताया, आवेश बताया, अब आपके चालक और कुचालक के बारे में या विद्युत रोधी के बारे में। ये बहुत आसान है, आप पहले से भी इनके बारे में पढ़े हुए हैं। तो इस प्रकार देखिए, अभी हमने 2 हेडिंग आपको बताया है, ठीक है ना, कि भूमिका क्या होता है और वैद्युत आवेश क्या होता है। बाकी और भी टॉपिक पर हम आपको वीडियो देंगे। ठीक है, इस क्लास में, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और जो भी आपको जो डाउट हो, ठीक है, आप अपने कमेंट्स में उसको शेयर कीजिए, बताइए, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो बेझिझक उसको बताइए। और अगर कोई टॉपिक पे अगर आपको कोई क्लास, अगर कोई चीज़ टॉपिक नहीं समझ में आता है, नहीं आपको क्लास चाहिए, तो आप उस पर भी बताइए, कमेंट कीजिए, हम आप उस पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो इस क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।